नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो चतुर्दश पाठ है 14 चैप्टर 14वां पाठ जिसका नाम है आर्यभट्टः, इस पाठ को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, इसके अनुवाद को, अर्थ को, व्याख्या को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ आर्यभट्ट। सबसे पहले जो शीर्षक है उसे देखते हैं। ये शीर्षक आर्यभट्ट का मतलब क्या है? ये एक नाम है। किसका नाम है? प्राचीन महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री जो आर्यभट्ट था भारत में, उसके बारे में ये पाठ है। और इस महान गणितज्ञ और महान ज्योतिर्विद ने पर्याप्त ज्ञान के योगदान के द्वारा, पर्याप्त सिद्धांतों के द्वारा भारत के गणित और विज्ञान को बड़ा समृद्ध किया है। तो इन्हीं के बारे में दिया गया जो पाठ है, आइए शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है और पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त को जाता है यानी अस्त हो जाता है, इति यानी ऐसा, दृश्यते यानी दिखाई देता है, लोके यानी संसार में, यानी सबको दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में जाकर के छिप जाता है। परम यानी लेकिन, न अनेन नहीं इससे, क्या नहीं करना चाहिए? अवबोध्यम यानी समझना चाहिए, यानी ऐसा देख करके हमको ये नहीं समझना चाहिए क्या कि यह सूर्यो गतिशील है, कि सूर्य कैसा है? गतिशील है। इति यानी अगर सूर्य हमें पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में छिपता हुआ दिखाई देता है, अस्त होता हुआ दिखाई देता है, तो इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है जो पूर्व से पश्चिम में चल करके जाता है। फिर सूर्यो अचलः, सूर्य कैसा है? अचल है। अचल का मतलब जो नहीं चलता है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी कैसी है? चलने वाली है, घूमने वाली है। और क्या करती है पृथ्वी? स्वकीय अक्षे घूमती, अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूमती है। इति यानी ऐसा, सांप्रतम यानी इस समय, सांप्रतम का मतलब होता है वर्तमान में, इस समय। सुस्थापितः सिद्धांतः, अच्छे से स्थापित सिद्धांत, यानी सब इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। लेकिन सिद्धांतो यम, यह सिद्धांत, अयम सिद्धांतः, ये सिद्धांत जो है, कौन सा सिद्धांत? कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, ये सिद्धांत प्राथम्येन यानी सबसे पहले, येन यानी जिसके द्वारा, प्रवर्तित यानी प्रवर्तित किया गया, यानी सबको सबसे पहले ये बात किसने बताई थी? सह आसीत, वो था कौन? महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ यानी गणित को जानने वाला, गणितज्ञ यानी गणितम जानाति इति गणितज्ञः, गणित का ज्ञान रखने वाला। और ज्योतिर्विद च, ये दो शब्दों से बना है, ज्योतिर्विद प्लस च, यानी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाला भी कौन था? वो आर्यभट्टः, जो महान गणितज्ञ था, गणित का पर्याप्त ज्ञान रखता था बहुत ज़्यादा, और ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान रखने वाला जो था आर्यभट्ट, उसने सबसे पहले ये सिद्धांत प्रवर्तित किया था कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। और पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पहले लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी तो कैसी है? स्थिर है, अपनी जगह पर रहती है, क्योंकि घूमती हुई दिखाई तो नहीं देती ना हमको। तो इति यानी ऐसा, परंपराया प्रचलिता, परंपरा से चलने वाली, रूढ़ी, जो परंपरा थी, जो पुरानी बात चली आ रही थी, उसको तेन प्रत्यादिष्टा, उसके द्वारा प्रत्यादिष्ट किया गया, उसने उसका विरोध किया। उसने बताया कि जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है। हम जो मानते आ रहे थे ये जो किसी परंपरा से कोई बात चली आ रही होती है उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ी। तो इस रूढ़ी को आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया इसके बारे में कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी वास्तव में घूमती है और सूर्य जो है वो स्थिर है। तेन उदाहृतम, अब लोगों को दिखाई तो नहीं दे रहा था पृथ्वी को घूमते हुए, तो उसने एक एग्जाम्पल दिया, उसने एक उदाहृतम यानी उदाहरण दिया। क्या? यत यानी कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः, गतिशील नाव पर बैठा हुआ, उपविष्ट यानी बैठा हुआ, मानव यानी मनुष्य, नौकाम यानी नाव को, स्थिराम अनुभवती, स्थिर यानी बिना हिलते हुए या स्थिर समझता है, और अन्यान च पदार्थान, और उसके आसपास जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं उसके आसपास में उनको गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील वो समझता है। आप भी समझ सकते हैं ना, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो आसपास की चीज़ें हमको चलती हुई नजर आती हैं और हमको ये महसूस नहीं होता कि हम स्वयं चल रहे हैं। तो उसने भी, आर्यभट्ट ने एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार गतिशील नाव पर बैठा हुआ मनुष्य नाव को तो स्थिर समझता है और बाकी चीज़ों को गतिशील समझता है, एवमेव यानी बिल्कुल ऐसे ही, उसी प्रकार से गतिशीलायाम पृथिव्याम, गतिशील पृथ्वी पर, अवस्थित यानी बैठा हुआ या स्थित, मानव यानी मनुष्य, पृथ्वीम यानी पृथ्वी को, स्थिराम अनुभवती स्थिर समझता है, स्थिर अनुभव करता है, सूर्यादि ग्रहांच, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं जो उसको
चलते हुए नजर आते हैं उन सभी को वो गतिशीलान वेत्ति, उनको गतिशील वो समझता है। यानी वास्तव में तो हम खुद घूम रहे हैं, खूब गतिमान हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो ग्रह इत्यादि हैं, सूर्य इत्यादि, उनको हम गतिशील समझते हैं, बिल्कुल नाव की तरह ही। और जो आर्यभट्ट है उसके जन्म के बारे में बताया गया है कि 476 ख्रीष्टाब्दे षट् सप्तति अधिक चतुःशततमे वर्षे, षट् सप्तति अधिक चतुःशततमे वर्षे, यानी 476 476 जो ख्रीस्ताब्द थी यानी ईस्वी सन थी, ईस्वी सन में 476वें वर्ष में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया। या आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 476वें वर्ष में। इति यानी ऐसा, तेनैव विरचिति, तेनैव यानी उसी के द्वारा, विरचित यानी विरचित की गई, आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम, उसने एक ग्रंथ लिखा है आर्यभट्टीयम, आर्यभट्ट ने स्वयं, उसने स्वयं ही इस बात में लिखा है, उसमें लिखा है कि मेरा जन्म वर्ष क्या है? 476 ईस्वी सन। और ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसी विरचितः, और ये ग्रंथ उसने कब लिखा था आर्यभट्ट ने? त्रयोविंशतितमे वयसी, 23 वर्ष की उम्र में उसने इस ग्रंथ को लिख दिया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते यानी ज्ञान होता है या पता चलता है, यत यानी कि पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के पास, जो वर्तमान में पटना है उसे बोलते थे पहले पाटलिपुत्र, तो उस पाटलिपुत्र के निक्षा यानी समीपम, पास में, आर्यभट्ट से वेदशाला आसीत, आर्यभट्ट की वेदशाला थी। वेदशाला वो स्थान जहाँ पर बैठकर वो अपना अध्ययन इत्यादि करता था आकाशीय पिंडों इत्यादि के बारे में। तो अनेन इदम अनुमीयते, इससे ये अनुमीयते यानी अनुमान लगाया जाता है कि यत तस्य कर्मभूमि, कि आर्यभट्ट की जो कर्मभूमि थी वो भी क्या थी? पाटलिपुत्रमेव, पाटलिपुत्र ही थी। यानी उसकी वेदशाला कहाँ पाई गई है? पटना के पास। तो इससे ये अनुमान अभी हम लगा सकते हैं कि वो वहीं के आसपास का रहने वाला था, उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का जो योगदान है वो किसके विषय में है? उसका योगदान है गणित ज्योतिषा, गणित और ज्योतिष से संबंधित उसका योगदान है। और दोनों में ही खास बात क्या है? यत्र यानी जहाँ पर, जहाँ पर कहाँ पर? गणित और ज्योतिष में। संख्या नाम आकलनम, संख्याओं को, आकलन का मतलब होता है काउंट करना, कैलकुलेट करना, यानी संख्याओं को गिनना, महत्वम आददाती, ये महत्व को रखता है। यानी चाहे गणित की बात करें चाहे ज्योतिष की बात करें, लेकिन दोनों में ही संख्याओं का जो आकलन है वो महत्व को रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति इसमें, यानी आर्यभट्ट जो था वो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आदृत्य, गणितीय पद्धति से किए गए आकलन का मतलब होता है गणना को आदृत्य यानी आधार बना करके, एव यानी ही, तेन प्रतिपादितम, उसने प्रतिपादित किया, यत यानी कि, ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। देखिए ग्रहण तो पहले भी प्राचीन काल से होते रहे हैं और अब भी होते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि उसका कारण वास्तव में क्या है। जबकि आर्यभट्ट से पहले लोग क्या समझते थे कि राहु और केतु, ये जो दो दानव हैं, ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कर लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं, उससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। जबकि आर्यभट्ट ने पहली बार गणितीय पद्धति से की गई गणना को आधार बनाकर उसने प्रतिपादित किया क्या? कि ग्रहण में राहु केतु जो राक्षस है वो कारण नहीं है। तो तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, तो कौन कारण है? ग्रहण में सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, ये तीन ही आपस में कारण हैं। किस प्रकार? कि सूर्यम परितः यानी सूर्य के चारों ओर, भ्रमंत्या यानी घूमती हुई, पृथिव्या यानी पृथ्वी के, चंद्रस्य यानी चंद्रमा के, परिक्रमा पथेन, परिक्रमा पथ से, संयोगात यानी संयोग होने से, ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। ग्रहण का कारण क्या बताया? कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी हमारी घूम रही है और चंद्रमा भी घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, तो इन परिक्रमा पथों का जब संयोग हो जाता है आपस में, जब ये कहीं मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है? कोई ना कोई ग्रहण होता है। किस प्रकार? कि यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाश, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो अवरुद्ध्यते यानी रुक जाता है, यानी हम तक नहीं पहुंच पाता है, तदा यानी तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। यानी पृथ्वी की जब छाया पड़ती है और चंद्रमा की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती तो हम उसे क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं।
तथैव यानी बिल्कुल उसी तरीके से पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य यानी आए हुए, चंद्रस्य यानी चंद्रमा के, छायापातेन यानी छाया के गिरने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया आ जाती है तो उससे हमें सूर्य की रोशनी हमारे पास नहीं पहुंचती और हम उसे क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारणों को बताया। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। लेकिन समाज में जब कोई नई बात आती है, नया विचार आता है, तो बहुत सालों से, पीढ़ियों से लोग जिस बात को मानते आ रहे हैं उसको छोड़ करके नई बात को स्वीकार करने में सामान्य लोगों को क्या होता है, थोड़ी काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनाई का अनुभव वो करते हैं, जल्दी से उस बात को नहीं मानते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव यानी वैसे ही, इसी प्रकार से ही आर्यभट्टस्य भी विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी बड़ा विरोध हुआ। यानी भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट को भी वैसे ही विरोध का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार कोई नई बात आती है और कोई भी उसको मानता नहीं है, तो ऐसा ही आर्यभट्ट के साथ भी हुआ, क्योंकि उसने बिल्कुल नई बात कही थी। अभी तक लोग क्या मान रहे थे कि पृथ्वी घूमती नहीं, पृथ्वी तो स्थिर है, सूर्य घूमता है, जबकि आर्यभट्ट ने उल्टा कह दिया कि पृथ्वी तो घूमती है और सूर्य नहीं घूमता है। तो जो लोगों को ये बात नहीं लगी तो उन्होंने इसे नहीं माना, आर्यभट्ट को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, आर्यभट्ट के सिद्धांतों की उपेक्षा हुई, उन्हें किसी ने उनको स्वीकार नहीं किया। सह पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः, और आर्यभट्ट जो पंडितम मन्य लोग हैं, पंडितम मन्य का मतलब होता है वो लोग जो विद्वान हो या नहीं हो लेकिन अपने आप को विद्वान मानते हैं, पंडित मानते हैं। तो ऐसे जो लोग थे जो अपने आप को अधिक विद्वान मानते थे, उनका उपहास पात्रम जाता है, उपहास का पात्र बन गया, यानी वो लोग आर्यभट्ट की हंसी उड़ाने लगे कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। पुनरपि यानी फिर भी, तस्य यानी उसकी, किसकी, आर्यभट्ट की, दृष्टि ही यानी जो उसकी दृष्टि थी, जो उसका दृष्टिकोण था, वो कालातिगामिनी दृष्टा, काल प्लस अतिगामिनी, समय से भी आगे जाने वाली उसकी दृष्टि थी। यानी ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए थी उसकी बात ऐसी थी जो हर समय में स्थिर रहने वाली हो। आधुनिकई वैज्ञानिकई, आजकल के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा, तस्मिन यानी आर्यभट्ट में, और तस्य यानी उसके, सिद्धांते सिद्धांतों में, समादरः प्रकटितः, आदर को प्रकट किया गया है। यानी उसकी दृष्टि इतनी समय से आगे जाने वाली थी कि उस समय तो शायद लोगों ने उस बात को नहीं माना, लेकिन आजकल के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आर्यभट्ट और उसके जो सिद्धांत थे उनके प्रति आदर को दिखाया है। और अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य, अस्माकम यानी हमारे, प्रथम उपग्रह से, प्रथम धन उपग्रह से, हमारा जो पहला उपग्रह है, हमारे देश का पहला जो सैटेलाइट था, उसका नाम आर्यभट्ट इति कृतम, उसका नाम क्या किया गया, आर्यभट्ट रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि आर्यभट्ट ने जो इतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें सबसे पहले दिया था उसके प्रति सम्मान दिखाने के लिए आर्यभट्ट उसका नाम रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा हो और विज्ञान परंपरा जो भी थी उसका यह आर्यभट्ट जो था एक असौ यानी यह शिखर पुरुष आसीत्, यानी एक शिखर पुरुष है। इससे श्रेष्ठ वैज्ञानिक गणितज्ञ हमारे देश में आर्यभट्ट से बाद में या पहले कोई नहीं हुआ, तो शिखर पुरुष मान सकते हैं हम आर्यभट्ट को, भारतीय गणित और विज्ञान परंपरा का, और इसी कारण वो बड़े ही सम्मान और आदर का पात्र है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। कुछ नए शब्द देख लेते हैं। लोके यानी संसार में, अक्षय यानी धुरी पर, प्रत्यादिष्टा यानी खंडन किया, और आकलन यानी गणना, और छायापातिन यानी छाया पड़ने से, अपरत यानी दूसरी ओर। तो इस प्रकार हमारे जो आर्यभट्ट पाठ है, चतुर्दश पाठ, वो समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि किसी अंश में आपको कोई परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पाठ की व्याख्या अनुवाद आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।